हम पार्टनर 21वीं सदी के। हम आगे बढ़ाएंगे 21वीं सदी को। हम फिजा बदलेंगे 21वीं सदी की। चीन की दीवार भी रोक न पाएगी दोस्ती। चीन की दीवार तोड़ेगा दोस्ती वाला वार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। कायदे से मुझे ये येलो लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए एकदम, जो मेरे पास देख रहे हैं, लेकिन आप तक खबर पहुंचाने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान से वापस भारत के लिए रवाना हो चुके हैं और अब से कुछ घंटों में वो भारत पहुंच भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले जापान जो उन्होंने वहां पर उपलब्धियां हासिल की, उसे इतिहास याद रखने वाला है। हम सिविल न्यूक्लियर डील से लेकर बुलेट ट्रेन के सपने और दूसरे फील्ड्स में सहयोग पर बनी बात की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी चीन को मिले झटके की। भारत जापान की दोस्ती से चीन की बेचैनी उजागर हो गई है, लेकिन भारत ने जापान के साथ मिलकर चीन के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है। तारीख 12 नवंबर थी, जगह टोक्यो थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे बुलेट ट्रेन से एक सफर पर निकल रहे थे। वैसे तो यह सफर टोक्यो से कोबे शहर के लिए था, लेकिन द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को समझने वाले देख रहे हैं कि ये सिर्फ दो शहरों का 530 किलोमीटर का सफर नहीं था। ये सफर था 21वीं सदी की नई पार्टनरशिप का, वो भी रफ्तार के साथ। भारत जापान की इस यात्रा से किसी को एशिया का सुपर पावर बनने का टिकट नहीं मिल रहा है, तो वो है चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा पर चीन की सरकारी प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का संपादकीय चीन की बेचैनी की कहानी बता रहा है। चीन को रोकने के लिए जापान का प्यादा भारत नहीं बनेगा, क्योंकि भारत चीन और जापान जैसी ताकत बनना चाहता है और सभी तरह से अपने हित साधना चाहता है। जापान के साथ भारत करीबी रिश्ते तो बनाएगा, लेकिन भाईचारे में नहीं उतरेगा। भारत किसी का प्यादा है नहीं, और चीनी अखबार ने इसकी चर्चा की है, क्योंकि वो शायद उसके दिमाग में बात बैठ गई, क्योंकि पाकिस्तान का प्यादा बन गया है तो भारत भी जापान का प्यादा बनेगा। उनकी रीजनिंग, उनका जो माइंडसेट है, इसी दिशा में जाती है। भारत जापान संबंधों को लेकर चीन की बड़ी समस्या दक्षिण चीन सागर के विवाद को लेकर है। दक्षिण चीन सागर पर चीन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को मानने को भी नहीं तैयार है। लेकिन शुक्रवार को भारत जापान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के बाद जारी साझा बयान में कहा गया था
कि दक्षिण चीन सागर पर दावेदारी के विवादों में शामिल सभी पक्ष धमकी या ताकत के इस्तेमाल की बात न करें। भारत के इस रुख से चीन का पक्ष कमजोर होता है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि चीन और भारत के विवादों का इस्तेमाल कर जापान चीन के खिलाफ भारत को अपने साथ ले रहा है। जापान चाहता है कि भारत दक्षिण चीन सागर में दखल दे, इसलिए परमाणु ऊर्जा पर अपने रुख से हटकर भी जापान ने भारत के साथ सिविल परमाणु करार किया। चीन के दिमाग में यह बात बैठ गई है कि भारत की दोस्ती जापान के साथ का मतलब है भारत और अमेरिका की दोस्ती आगे बढ़ने के लिए। तो तब अमेरिका सारा डोमिनेट करेगा। वो चाहता है कि पैसिफिक ओशन पूरा, एशिया पूरा वो डोमिनेट करें और सारी दुनिया में सिर्फ G2 हो, अमेरिका और चाइना। और जापान को वो अपना बहुत पुराना दुश्मन मानते हैं। वो घबराए हुए हैं कि उनका जो ये प्रभाव जो है एशिया में, वो शायद घट जाएगा। चीन की समस्या सिर्फ दक्षिण चीन सागर नहीं, भारत आतंकवाद के मुद्दे पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पाकिस्तान और उनके समर्थकों को घेर रहा है। मोदी शिंजो आबे की बातचीत के बाद जारी हुए साझा बयान में साफ कहा गया था कि आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 पर अमल हो। मतलब साफ था, जैश-ए मोहम्मद के चीफ महमूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के अड़ंगे से चीन बाज आए। भारत जापान ने यह भी कहा है कि सभी देश अपनी जमीन पर आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त करें, सीमा पार घुसपैठ को रोकें। यानी चीन के दोस्त पाकिस्तान से भी सीधी बात की गई थी। भारत जापान की दोस्ती विकास के लिए है, लेकिन विकास के आड़े आने वाले हर बाधा को तोड़ने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई जा रही है। लेकिन इस दोस्ती से घबराया चीन अपने हितों को साधने के लिए भारत को द्विपक्षीय संबंधों में खटास आने तक की धमकी दे रहा है। ये वही चीन है जिसने पिछले महीने आतंकी मुल्क पाकिस्तान का समर्थन करने पर गुस्साए भारत को चीनी सामानों के बायकॉट पर धमकी दी थी। बावजूद इसके दिवाली पर 60% कम चीनी सामान बिके। भारत जापान की दोस्ती को लेकर चीन का मूड इसलिए भी बिगड़ा है क्योंकि इससे भारत चीन के कारोबार पर असर पड़ सकता है। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारत और जापान के रिश्तों का दायरा सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है। भारत और जापान तो साथ मिलकर 21वीं सदी में एशिया की नई किस्मत लिखना चाहते हैं। जापान के इस दौरे में पीएम मोदी ने भारत को विकास की रफ्तार पर ले जाने के अपने मिशन को आगे ही बढ़ाया है। जापान में टोक्यो से कोबे की ओर जा रही इस बुलेट ट्रेन में भारत की बुलेट क्रांति की तस्वीर छिपी है। वैसे तो भारत में बुलेट ट्रेन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को हकीकत में बदलने के लिए ब्लूप्रिंट पर काम शुरू हो चुका है। भारत में मुंबई और अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर का निर्माण 2018 में शुरू हो जाएगा। 2023 तक पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। लेकिन मोदी जब जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ इस शिंकानसेन ट्रेन सिस्टम के मेहमान बने तो भारत में हाई स्पीड रेल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और तेजी से बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है। निश्चित रूप से इस देश में रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत है, सिस्टम्स की भी और यातायात की भी। और अगर आज हम जापान की जो बुलेट ट्रेन हैं वो दुनिया में सबसे सेफ मानी जाती हैं और प्रूवन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि शुरुआत ही वहीं हुई थी। हमें एक अच्छा संसाधन मिलेगा, हमें सस्ते दाम पे पैसा भी मिलेगा। पिछले साल शिंजो आबे के भारत दौरे में इस बात पर सहमति बन गई थी कि जापान भारत में पहली बुलेट ट्रेन के लिए भारत को $12 बिलियन का कर्ज देगा। ये कर्ज सिर्फ 0.1% की ब्याज दर पर मिला है, जिसे 50 साल में चुकता करना होगा। शनिवार को मोदी और शिंजो आबे जिस बुलेट ट्रेन में टोक्यो से कोबे गए वो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। बुलेट ट्रेन का ये मॉडल जापान की कावासाकी कंपनी बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के होगो प्रांत की राजधानी कोबे में मौजूद कावासाकी की इस फैक्ट्री को भी देखने गए। भारत इस ट्रेन का इंतजार कर रहा है। भारत में हम इसको लागू करना चाहते हैं और सबसे पहले मुंबई, अहमदाबाद
हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट हम शुरू करना जा रहे हैं, जापान के साथ मिलकर करने जा रहे थे, तो इसलिए मैं आज इसको देखने के लिए आया था। प्रधानमंत्री मोदी का कावासाकी फैक्ट्री का यह दौरा सिर्फ बुलेट ट्रेन को लेकर सहयोग की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये बताता है दोनों देश कारोबारी रिश्तों में एक दूसरे को लेकर बेहद संजीदा हैं। मोदी की इस जापान यात्रा में भारत जापान ने 10 समझौते किए हैं, जिससे सिविल न्यूक्लियर कॉमर्स से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में बड़ा सहयोग हो सकेगा। कि जो जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जितने भी आज हमने समझौते देखे हैं ये उस दोस्ती की देन है दोनों देशों को। और अगर आज हम समझौतों की स्ट्रैटेजिक वैल्यू देखें या उनकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज हमारे को इस देश में इन्वेस्टमेंट चाहिए। जापान एक ऐसी इकोनॉमी है कि उनके पास पैसा बहुत है लेकिन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं, तो ये म्यूचुअली दोनों के लिए बेनिफिशियल है। दूसरी बात, हमें ये पता है कि दुनिया में जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, क्वालिटी की बात आती है, परफॉर्मेंस की बात आती है, तो हम सब लोग जापानीज़ इंडस्ट्री या जापानीज़ लेसन्स को देखते हैं। तो जितने भी ये समझौते हुए हैं ये ऐतिहासिक है। मोदी के इस दौरे में जापान के होगो प्रांत और गुजरात के बीच आपस में सहयोग का करार भी हुआ है। ये समझौता शिक्षा, कारोबार, संस्कृति, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर है। ये समझौता भारत के छोटे और मंझोले उद्योग के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। Confident that the agreement will give further impetus to the friendly exchange and cooperation which have excited for many years between Hugo and Gujarat. भारत और जापान कारोबारी रिश्तों में मजबूती साफ दिख रही है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के पहले जापान दौरे में ही 2019 तक भारत में जापान की एफडीआई को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। ये उसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का संकल्प है, ये वही संगीत है। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।